ये सुपर हीरो लवर्स वेलकम बैक टू एमसी फैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉस्मिक आइडेंटिटी इज मार्वल। एमसीयू में अब तक हमें काफ़ी सारी कॉस्मिक आइडेंटिटी दिखा दी गई है, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1 से लेकर थॉर लव एंड थंडर तक। इसमें हम काफ़ी सारे कॉस्मिक आइडेंटिटी को देख चुके हैं, जैसे लिविंग ट्रैवलर, इटर्निटी, गैलेक्टस और सेलेस्टियल। आज उनमें से टॉप 10 कॉस्मिक आइडेंटिटी पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी चूतेपन देखे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज़रूर फॉलो कर लेना। और आप सबके लिए सुपर हीरो कलेक्शन लाता रहता हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करना। आपके लिए बहुत सुपर हीरो कलेक्शन बहुत चीपर प्राइस पे है। अगर आपको इसी टॉपिक में मतलब कॉस्मिक आइडेंटिटी ऑन DCU पे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल। नंबर 10 पे है हमारा सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का फर्स्ट अपीयरेंस हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1 और उसका पूरा एक वर्जन हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2 में भी देखा था, और इन पर एक पूरी मूवी बन चुकी है इंटरनल्स। इंटरनल को देखने के बाद हमें पूरा ब्रीफ इंट्रो हो चुका है सेलेस्टियल का, लेकिन हमें इनके ओरिजिन के बारे में नहीं बताया है। बेसिकली MCU में इसका ओरिजिन तो बताया नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में इसका बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है यूनिवर्स के स्टार्टिंग से, जब जहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्स मतलब सिंगल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था फर्स्ट फेनोमेन। ये बेसिकली परफेक्ट यूनिवर्स था, और ये अकेला यूनिवर्स था पूरे उसके अंदर यूनिवर्स में। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट फेनोमेन था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझता था, तो इसलिए उसने अपने लिए सर्वेंट बनाया ताकि वो नए नए लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सके। और उसमें जो क्रिएट है वो एक हुए सेलेस्टियल और एक एस्पिरेंट। सेलेस्टियल होते थे बेसिकली मल्टी कलर होते थे, और एस्पिरेंट ब्लैक कलर के होते थे। कुछ टाइम बाद जो सेलेस्टियल अपनी मर्जी से एक लाइफ फॉर्म क्रिएट करना चाहते थे, तो इस वजह से उनने फर्स्ट फेनोमेन के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके कारण जो फर्स्ट फेनोमेन है उनने एस्पिरेंट्स को भेजा इनको मारने के लिए और उन पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनकी आपस में लड़ाई के चक्कर में जो सेलेस्टियल है वो जीत गए और उन्होंने एस्पिरेंट्स का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद सेलेस्टियल ने फर्स्ट फेनोमेन मतलब फर्स्ट यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे क्रिएट हुआ हमारा मल्टीवर्स, और इसी से हमारे असली सेलेस्टियल का जन्म हुआ जो अब पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। ये थे इनके ओरिजिन। इनकी पावर्स की बात करें तो इनके पावर्स उनकी एबिलिटी और इनकी नेचर के अकॉर्डिंग है। जिस नेचर का हमारा सेलेस्टियल होगा उसकी उतनी पावर होगी। बेसिकली इनके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी जनरेशन और यूनिवर्स क्रिएशन की पावर होती है। अब बात करें नंबर 9 पे है गैलेक्टस। गैलेक्टस को हमने पहली बार फैंटास्टिक 4 में देखा था, लेकिन इसका भी MCU में इंट्रो नहीं हुआ है। आगे जाके शायद से हम इसको देख सकते हैं मतलब मल्टीवर्स सागा के बाद, जिसमें ये मेल विलन हो भी सकता है और नहीं भी। बेसिकली इसका ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में ये था कि जब यूनिवर्स से स्टार्टिंग से पहले मतलब बिग बैंग से पहले एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर, उसका प्लैनेट का किंग था जिसका नाम था गैलेक्सस। जो गैलेक्सस जो उस प्लैनेट पे राज करता था। जैसे उसको पता चला कि बिग बैंग हो रहा है जिससे कारण उसका पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है, तो वो अपने साथियों के साथ बिग बैंग को रोकने चला गया। लेकिन बिग बैंग रुका नहीं, बल्कि जो उसके साथी थे वो उसमें आके मर गए, और लेकिन जो गैलेक्सस था मतलब किंग था वो बच गया, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी चली गई जिसके बिग बैंग के थ्रू, जिसके कारण वो बना गैलेक्टस। और ये इसको जब ये शुरू में गैलेक्टस बना था तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसके सामने एक प्लैनेट था जिसने उसकी एनर्जी स्वैप करके अपने आप को रिचार्ज करा। तो उसको पता लग गया कि उसको ज़िंदा रहने के लिए और इम्पोर्टेंट रहने के लिए प्लैनेट्स को खाना पड़ेगा। अब इसकी पावर की बात करें तो इसके पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, माइंड कंट्रोल, कॉस्मिक एनर्जी जनरेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और काफ़ी सारी ताकत है, और ये बहुत बड़ा जाइंट कॉस्मिक बीइंग है MCU का। अब बात करें नंबर 8 वॉचर। बेसिकली वॉचर डेथ और इन्फिनिटी और इंटरनिटी और ओवरी बेसिकली सिंपल ओरिजिन है, मतलब ये सब एक साथ ओरिजिन हुए थे। मैं तुम्हें इनका एक साथ बता सकता हूँ अलग अलग। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे जब सेलेस्टियल ने फर्स्ट यूनिवर्स को तबाह कर दिया था जिससे मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ था। उसी ब्लास्ट से हमने काफ़ी सारे उसी ब्लास्ट से इन कॉस्मिक आइडेंटिटी का भी जन्म हुआ। जैसे मल्टीवर्स का जन्म हुआ उनमें जन्म हुआ वॉचर, डेथ, इन्फिनिटी, इंटरनिटी और काफ़ी सारे कॉस्मिक बीइंग का, जैसे ईगो। अब बात करें
वॉचर की पावर्स का, वॉचर बेसिकली एक ऐसा बीन है, मतलब इसे बेसिकली फर्स्ट पीसीज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। ये सबसे पहले अपीयरेंस हुआ था मल्टीवर्स में, और ये सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीन है। इसके पास काफ़ी सारे पावर्स हैं, लेकिन ये मल्टीवर्स को देख सकता है और काफ़ी सारे मल्टीवर्स के इवेंट को देख सकता है, लेकिन ये किसी भी मल्टीवर्स के इवेंट में पार्ट नहीं ले सकता, ना इंटरवेंशन कर सकता। ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसके पास पावर्स हैं टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, एनर्जी मैनिफेस्टेशन, साइज चेंजिंग, टाइम ट्रेवल और इन्फिनिट सोर्स ऑफ पावर ऑफ, ये सब इसकी पावर्स है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। नंबर 7 के बाद बात करें इन्फिनिटी बेसिकली इन्फिनिटी पावर सोर्स रखती है यूनिवर्स का। इसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी पावरफुल करेक्टर है। ये इसके पास पावर है सारी एनर्जी और कॉस्मिक पावर्स की यूनिवर्स की। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी लाइफ फॉर्म को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये सिस्टर मानी जाती है इंटरनिटी की, जिसे हम लव एंड थंडर में देख भी चुके हैं। नंबर 6 करेक्टर की ऑबियंस ही बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है, और ये रिप्रेजेंट करता है नथिंग को, मतलब जो भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती वो इसको रिप्रेजेंट करती है। ये बेसिकली इस चीज़ में रिप्लाई करता है कि जो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है वो इसके लिए सब कुछ है। ये अलग से पॉकेट डायमेंशन में रहता है, जहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस को रिप्लाई होता है। इसके पास पावर है कंट्रोलिंग नथिंग यूनिवर्स एवरीथिंग, एनर्जी मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फिनिट सोर्स ऑफ पावर एंड क्रिएशन ऑफ डार्कनेस एंड रियलिटीज़। ये बेसिकली इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी को भी रियलिटी से मिटा सकता है। अब बात करें नंबर 5 करेक्टर की, डेथ बेसिकली जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, डेथ एक मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने की चीज़ है। जहाँ पे यूनिवर्स का क्रिएशन होता था वहीं पे इसका भी क्रिएशन होता, ताकि यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। और ये बेसिकली उसके लिविंग ट्रैवलर के अकॉर्डिंग काम करती है, जहाँ पे ये यूनिवर्स का बैलेंस बना के रखती है कि लाइफ फॉर्म क्रिएट भी होता रहे और डिस्ट्रॉय भी होता रहे, जहाँ पे एक नई लाइफ फॉर्म क्रिएशन भी हो रही है और उसका अंत भी आ रहा है। ये इस पर डिपेंड करता है। और इसके पास काफ़ी सारी पावर है, लाइफ क्रिएशन, लाइफ डिस्ट्रक्शन, एनर्जी टेलीवेशन, टेलीक्रेसिस, एनर्जी ब्लास्ट, कॉस्मिक पावर एंड डेथ ऑफ एवरी यूनिवर्स मीन्स। अब बात करें नंबर 4 करेक्टर की, जो लिविंग ट्रैवलर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है एमसीयू का, वो है इंटरनिटी को हम बेसिकली थॉर लव एंड थंडर में देख भी चुके हैं, और इसका ओरिजिन मैं बता भी चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है सभी कॉस्मिक बीइंग से लिविंग ट्रैवलर के बाद। इसके बाद बहुत ज़्यादा पावर है, जैसे कि ये सारी यूनिवर्स की कॉस्मिक पावर को कंट्रोल कर सकती है, और इसके पास एनर्जी मैनिफेस्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, और इतनी पावर है कि ये पूरी इन्फिनिटी स्टोन तक को तबाह कर सकती है। अब बात करें नंबर 3 करेक्टर की, लिविंग ट्रैवलर का बेसिकली ओरिजिन नहीं पता है, क्योंकि इसका ओरिजिन अभी तक मार्वल कॉमिक्स में दिया नहीं है, लेकिन इसे बताया जाता है ये सर्वेंट है वन ओवर ऑल का, और इसे बनाया भी वन ओवर ऑल है ताकि ये मल्टीवर्स का बैलेंस बना कर रखे। ये बेसिकली पूरे मल्टीवर्स में एक सिंगल बीन है, इसका कोई और वेरिएंट नहीं है। ये सारे मल्टीवर्स का कंट्रोल करता है और उस पर बैलेंस बना के रखता है। उसके पास जितनी पावर है उतनी तुम सोच भी नहीं सकते। इसके पास पावर, एनर्जी, कॉस्मिक पावर, और इतनी पावर है कि पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है और पूरे यूनिवर्स को नया क्रिएट कर सकता है। अब बात करें, इसके पास 3 सर है जो 3 चीज़ों को प्रेजेंट करता है, इक्वालिटी, नेसेसिटी और वेंजर। इक्वालिटी से सब बराबर हो, नेसेसिटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वेंजर मतलब बदले की भावना से। ये तीनों जब एक डिसीजन में फिक्स होते हैं तो ये प्रेजेंट होता है, मतलब अपना अपीयरेंस देता है। और इसके बाद इसके अपीयरेंस हम कॉमिक्स में कई बार देख भी चुके हैं। नंबर 2 कैरेक्टर की बात करते हैं। नंबर 2 बियॉन्डर इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि इसको सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है एमसीयू का, क्योंकि इसका ओरिजिन प्रॉपर मार्वल कॉमिक्स में दे नहीं रखा है, क्योंकि इसका ओरिजिन काफ़ी बार चेंज कर रखा है। अनस्टेबलाइज एटम मानते हैं, या फिर कई बार एक एक्समैन बता रखा है, क्या कई बार किसी सेलेस्टियल ने इसको क्रिएट करा है। इसका ओरिजिन बार बार चेंज कर रखा है मार्वल्स यूनिवर्स में, तो इसका कोई प्रॉपर ओरिजिन बता नहीं रखा है कॉमिक्स में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इसने एक बार लिविंग ट्रैवलरों तक को मार रखा है। अब इसकी पावर की बात करें तो तुम सोच नहीं सकते इसकी क्या क्या पावर है। ये सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, तो इसके पास सारी पावर है जो वॉल से थोड़ी कम पे आती हैं। अब बात करें नंबर 1 कैरेक्टर की, जो है
क्रिएशन ऑफ मार्वल यूनिवर्स, जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करा है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है और इसको कोई नहीं हरा सकता। इसका अपीयरेंस सिर्फ 3 बार हुआ है, एक सुप्रीम स्पाइडरमैन कॉमिक्स में और एक बार फैंटास्टिक फोर में और एक बार थॉर की कॉमिक्स में, जिसमें ये काफ़ी बार इंटरफेयर कर चुका है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे एमसीयू को मिटा भी सकता है और पूरे एमसीयू को वापस क्रिएट भी कर सकता है। तुम इसे माई बाप कह सकते हो एमसीयू का। और इसकी पावर की बात ना ही करो क्योंकि ये पूरे एमसीयू को क्रिएट करने की पावर रखता है, तो इसकी पावर लेवल इन्फिनिटी से भी ज़्यादा बढ़ के है। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो को यहीं हम क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।